हम्म, तो अब एक बार मुझे याद दिलाओ, मैंने पिछली बार कहां तक पढ़ाया था? अच्छा, चलिए। सो अब थोड़ी देर वार्तालाप बंद करके जरा देंगे इधर ध्यान। तो अपन ने पिछली क्लास में बेटा स्टार्ट किया था रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स। तो हमने कहा था कि हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो मेन ऑर्गन है, उसके अंदर बेटा वन पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर का नंबर कितना? वन पेयर, यूरिनरी ब्लैडर कितना? एक, और यूरिथ्रा एक। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम क्या था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनाना या इनका एलिमिनेशन? एलिमिनेशन करना इसका काम था। फिर हमने कहा कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में इन ऑर्गन्स के अलावा कुछ और ऑर्गन्स भी हैं जो मदद करते हैं। जो ऑर्गन अपनी हेल्प कर रहे थे, उनके अंदर हमने बेटा सबसे पहले किसका नंबर लिया था? लंग्स। लंग्स में एनसीईआरटी ने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 200 ml पर मिनट। वाटर के लिए अभी एनसीईआरटी ने कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं लिखा, वाटर के लिए बस लिखा है सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो वाटर के लिए क्या बोला? सिग्निफिकेंट अमाउंट। पहले एनसीईआरटी इसके लिए कितना लिखती थी? 400 ml पर डे। तो यानी कि ज्यादा रिमूवल किसका है? CO2 की वाटर? ज्यादा रिमूवल किसका? CO2 का। वाटर का रिमूवल कंपैरेटिवली कम। फिर अपन ने कहा वाटर का रिमूवल ज्यादा कब होगा? जब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो, या जो है कोल्ड एंड ड्राई हो। तो ज्यादा रिमूवल कब? कोल्ड एंड ड्राई में। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में वाटर का रिमूवल कंपैरेटिवली कम होगा। फिर हमने कहा था कि लंग्स कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी रिमूव करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब हुआ ऐसे कंपाउंड जिनकी अपनी स्मेल है, अपना एरोमा है, उन कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। अब लंग्स के बाद दूसरा आ जाता है इसके अंदर लिवर। तो अगला ऑर्गन एनसीईआरटी ने क्या लिया बेटा? लिवर। पढ़ेंगे जरा। क्या एनसीईआरटी ने कहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड है? यही बात डाइजेशन में भी एनसीईआरटी कहती है। तो दोनों जगह पे एनसीईआरटी ने कहा कि लिवर हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा? लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन? स्किन। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है? लिवर। अब आपने कहा कि ये जो लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लिवर से रिमूव क्या किया जाता है? तो कहा साहब बाइल आता है। बाइल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं? ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम लिया है बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन का। तो किसका नाम लिया बेटा? बिलिरुबिन, बिलिवर्डेन। बताएं, ये जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डेन है, ये बच्चे बाइल सॉल्ट है या बाइल पिगमेंट है? बाइल पिगमेंट है ना। तो अपन ने कहा ये है बाइल पिगमेंट। बिलिरुबिन बिलिवर्डिन के अलावा क्या कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया है? अब ध्यान देंगे, हमारा लिवर न केवल कोलेस्ट्रॉल बनाता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को रिमूव भी करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करना किसका काम? लिवर का। और वहीं पर कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करना भी किसका काम होता है? लिवर का। कोलेस्ट्रॉल के अलावा कहा डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। क्या चीज कहा? डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। अब इस टर्म को समझ लीजिएगा क्या कहा है। तो पहले स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन से होते हैं? तो स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब हुआ वो हार्मोन जिनके अंदर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड मौजूद हो, उनको अपन बोलते हैं स्टेरॉइड्स कहते हैं। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला, कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं? अपनी एड्रीनल ग्लैंड यानी अपनी किडनी को पकड़ के चलो। किडनी के ऊपर जितनी भी ग्लैंड हैं, इनसे आने वाले ज्यादातर हार्मोन, सारे नहीं कहूंगा, ज्यादातर हार्मोन प्रोटीन होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड और उससे नीचे जितनी भी ग्लैंड है उन सबके हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं।
यानी गोनेड्स के हार्मोन स्टेरॉइड होंगे, एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड हैं। ये कैसे हैं? पॉलीसाइक्लिक होते हैं, यानी कि जो कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल से मिलती जुलती इनकी स्ट्रक्चर होती है। कोई भी हार्मोन एक बार बनने के बाद ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अपना काम करता रहेगा। हार्मोन एक बार काम करता है, उसके बाद बॉडी उसे डिग्रेड कर देती है, जिससे कि उस हार्मोन का इफेक्ट खत्म हो जाए। अगर मान लो हार्मोन बच्चे एक बार बने और वही हार्मोन अगर हमेशा काम करता रहे, तो फिर तो बॉडी में रेगुलेशन खत्म हो गया ना। रेगुलेशन तभी आएगा जब हार्मोन आए, अपना काम करे, उसके बाद डिग्रेड हो जाए। तो डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब है वो स्टेरॉइड हार्मोन, यानी कि जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, तो वो स्टेरॉइड हार्मोन जो कि बने, उन्होंने अपना काम किया, काम करने के बाद अब वो बेकार हो गए, डिग्रेड कर दिया, बॉडी ने उनको तोड़ दिया, अब बॉडी से बाहर रिमूव करना है, तो उनको हमने यहां पे क्या कहा है? डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। क्या यहां मैं फंक्शनल हार्मोन कहूंगा? नहीं। क्या कहा जाएगा? डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन। डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन के बाद फिर यहां नाम लिया बेटा विटामिन। फिर क्या कहा? विटामिन। देखें, आप जानते हैं विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का रिमूवल हमारी किडनी करती है। वाटर सॉल्युबल हार्मोन का रिमूवल कौन करेगा? किडनी। वहीं पर जो फैट सॉल्युबल हार्मोन है, उनका रिमूवल करना लिवर का काम है। यहां जब विटामिन लिखा है, तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। पहला कौन? दूसरा? तीसरा? चौथा? तो विटामिन ए, डी, ई, के, इनका रिमूवल कौन करेगा? लिवर। विटामिन के बाद फिर यहां एनसीईआरटी लिखती है ड्रग्स। अगला क्या लिखा बेटा? ड्रग्स। अब ड्रग्स में देखिए, ड्रग्स के दोनों मतलब होते हैं। पॉजिटिव सेंस में अगर आप लें, तो हम जब बीमार होते हैं तो हम जो दवाइयां लेते हैं वो भी ड्रग हैं। वहीं पर जो लोग नार्कोटिक एब्यूज के लिए ड्रग्स लेते हैं, वो उनको भी अल्टीमेटली कहा तो ड्रग ही जाता है ना। भाई, ड्रग की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी को ऑल्टर कर सकता हो, बदल सकता हो, उसको ड्रग कहा जाता है। अब आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी बीमार कंडीशन में जो कुछ है उसको चेंज कर दे तो वो ड्रग है। अच्छे भले आदमी ने कोई एक ड्रग ली और उसने बॉडी की फिजियोलॉजी को चेंज कर दिया, तो उसको भी क्या कहा जाएगा? ड्रग्स। ये जितनी भी ड्रग हैं, हर एक ड्रग का जितना भी मेटाबॉलिज्म है, यानी कि ड्रग को अल्टीमेटली बॉडी में कैसे रखना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे रिमूव करना है, ये सारे काम किसके हैं? लिवर के। जैसे आपने कोविड के टाइम पे सुना होगा कि लोगों ने सुना एक बार कि साहब अर्जुन की छाल का काढ़ा बड़ा फायदा करता है कोरोना में। लोगों ने इतना पिया कि लोगों के लिवर खराब हो गए। लिवर खराब होने का कारण यही था कि हर ड्रग की अपनी एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि आपको इतना लेना है। आपकी बॉडी में इन सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज कौन करता है? लिवर। बॉडी से बाहर रिमूव करना किसका काम है? लिवर का। तो अगर ये ड्रग ज्यादा हुए तो बॉडी में अफेक्ट किसे करने वाले हैं? लिवर को। तो अब एनसीईआरटी ने देखो किस किस का नाम लिया, फिर से ध्यान देंगे। बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बाद डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन, ड्रग। देख करके बताएंगे क्या एनसीईआरटी ने बाइल सॉल्ट का नाम लिया? लिखो एनसीईआरटी में यही स्टार मार्क लगा के लिखना, बाइल सॉल्ट इज नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, या बाइल सॉल्ट्स आर नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। बाइल सॉल्ट्स आर नॉट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी कि जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की लिस्ट दी जाएगी या हम रटेंगे, तो हम रटने में ध्यान रखेंगे कि हम इसमें बाइल सॉल्ट याद ना कर लें। बाइल सॉल्ट बेटा अपन जानते हैं ना, अपने अंदर फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए चाहिए, एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज के लिए चाहिए। तो मतलब की चीज की खराब, मतलब की। तो हम क्या करते हैं, जितना भी एलिमेंट्री कैनाल में बाइल सॉल्ट जाता है, उसमें से लगभग 90% बाइल सॉल्ट वापस से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो 90% को वापस से क्या किया? एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? बाइल सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इसीलिए बाइल सॉल्ट अपने अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। कौन कौन है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट किससे बनता है? याद करो, हीमोग्लोबिन के टूटने से। फिर से कोरिलेट करेंगे। आपने कहा था कि हीमोग्लोबिन ज्यादा टूटा था किसके अंदर? जब आपने बात की थी एचडीएन या हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न के बारे में।
हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न का एक और नाम क्या था? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। उसमें बाइल पिगमेंट बना था ज्यादा, क्योंकि आरबीसी टूटी थी ज्यादा। तो हीमोग्लोबिन के टूटने पर वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? बाइल पिगमेंट। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल अगर एक्सेस में होगा उसे रिमूव किया जाएगा। फिर आपने कहा डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन और ड्रग्स। लिवर के बाद फिर एनसीईआरटी बेटा अगला नाम लेती है स्किन। हमारी स्किन ग्लैंडुलर है कि नॉन ग्लैंडुलर? ग्लैंडुलर है। हमारी स्किन पे दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पहली ग्लैंड आती है बेटा स्वेट ग्लैंड। पहली कौन सी ग्लैंड आ गई? स्वेट ग्लैंड। पढ़ेंगे स्वेट ग्लैंड के बारे में क्या कहा कि जो स्वेट है ये वॉटरी है कि नहीं? स्वेट के बारे में क्या कहा? वॉटरी है। वॉटरी कहते ही एनसीईआरटी ने क्या कहा कि स्वेट के अंदर वाटर है कि नहीं? वाटर है। तो स्वेट के अंदर वॉटरी है। इसके अलावा क्या कहा कि इसके अंदर मौजूद होता है NaCl। क्या प्रेजेंट होता है? NaCl प्रेजेंट है। NaCl के अलावा कहा कुछ अमाउंट में यूरिया होगा और लैक्टिक एसिड है। यूरिया है और लैक्टिक एसिड। तो स्वेट के फॉर्म में रिमूवल किस किस का किया? तो पहला तो वाटर कोरिलेट करेंगे। सर्दियों के टाइम पे स्वेटिंग कम होती है या नहीं होती? अगर स्वेटिंग कम हो रही है यानी कि वाटर का रिमूवल यहां से कम हो गया, तो किडनी का काम बढ़ गया कि घट गया? किडनी का काम बढ़ा। अगर किडनी का काम या किडनी से वाटर का रिमूवल बढ़ाना है तो एडीएच का सेक्रीशन बढ़ा दें कि घटाएं? घटाना चाहिए। गर्मियों में यहां से वाटर का रिमूवल होगा यानी किडनी का काम कम। अगर किडनी का काम घटाना है तो एडीएच का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो गर्मियों में एडीएच ज्यादा, सर्दियों में कम। तो आपने कहा वॉटरी है और क्या क्या है? NaCl है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड। जब भी हमारी मसल्स काम करती हैं और मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का। ये लैक्टिक एसिड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटिग। तो जो लैक्टिक एसिड है उसका रिमूवल किया। और यूरिया अपने को पता है नाइट्रोजनस बेस्ड है। स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट आया, इस स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? पढ़ो, एनसीईआरटी ने क्या कहा कि इसका प्राइमरी फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा? कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो स्वेट है जब ये हमारी स्किन से इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट होने पे ये हमारी स्किन को कूल करता है। तो स्किन के लिए कूलिंग इफेक्ट या बॉडी के लिए कूलिंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करेगा? स्वेट। फॉर एग्जाम्पल जब भी अपन गर्मियों में बाहर कहीं से आते हैं, अपने कमरे में पहुंचे, पंखे या कूलर के सामने बैठे, तो एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है। तो वो कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है? स्वेट की वजह से आता है। तो स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या एक्सक्रीशन है? नहीं। स्वेट का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट। क्या स्वेट ग्लैंड एडिशनल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? यस, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। स्वेट ग्लैंड के अलावा अगले टाइप की ग्लैंड हो जाती है बेटा अपने पास सिबेशियस। अगली ग्लैंड कौन सी हुई? सिबेशियस ग्लैंड। सिबेशियस यानी कि ऑयली सेक्रीशन वाली ग्लैंड। सिबेशियस ग्लैंड से क्या आने वाला है? ऑयल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन। क्या क्या आ जाएंगे? ऑयल है, वैक्सेस हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये सारी चीजें यानी कि ऑयली सेक्रीशन कहां से आता है? सिबेशियस ग्लैंड से। और सिबेशियस ग्लैंड से जो सेक्रीशन आता है, इस सेक्रीशन को कहा जाता है सीबम। क्या बोलते हैं? सीबम। देखो दोनों का नाम मिलता जुलता है कि नहीं, इसीलिए नाम पे ध्यान देना जरूरी है। सिबेशियस ग्लैंड से क्या आया? सीबम। ये सीबम क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाएगा। इसने क्या बनाया? प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग बनाता है। ये जो सिबेशियस ग्लैंड है इसकी एक्टिविटी गर्मियों में ज्यादा होती है कि सर्दियों में? गर्मियों में एक्टिविटी ज्यादा, सर्दियों में कम। इसी वजह से सर्दियों में स्किन होती है ड्राई, और ड्राई स्किन के क्रैक होने के चांसेस ज्यादा। अगर स्किन क्रैक हुई तो फिर आपने जो बैरियर्स पढ़े उनमें से फर्स्ट वाला बैरियर आपका फेल हुआ। तो क्या ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है? यस, क्योंकि स्किन को क्रैक होने से बचाता है। तो आपने कहा कि स्किन में दो तरीके की ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड। ऑयली सब्सटेंस किससे आए? सिबेशियस ग्लैंड से।
वाटरी सब्सटेंस किससे आएगा? स्वेट ग्लैंड से। एनसीईआरटी सबसे लास्ट में लिखती है कि क्या आपको पता है कि कुछ अमाउंट में सलाइवा के थ्रू यूरिया का रिमूवल किया जाता है? तो हम कहते हैं यस। जो एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है ना, क्वेश्चन के आगे लिख दो यस। क्या हम जानते हैं कुछ अमाउंट में सलाइवा के थ्रू भी यूरिया का रिमूवल किया जाता है। अब पहले देखो इतनी बात अपने को समझ में आ गई, फटाफट इसको लिखें फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? सीबम का मतलब है कि अपनी स्किन से जो ऑयली सा सेक्रीशन आता है ना, इसी ऑयली सेक्रीशन को बेटा अपन नाम देते हैं सीबम कहा जाता है। हाँ, सीबम के अंदर ऑयल, वैक्स, हाइड्रोकार्बन ये सब। क्या बेटा? फिनॉल यहां पे, हाँ स्टिरॉल अपन ले सकते हैं, ठीक, फिनॉल नहीं आएगा, स्टिरॉल आएंगे। कोलेस्ट्रॉल है। जब भी अगर बेटा किसी स्टेरॉइड में अगर एल्कोहल ग्रुप जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टेरॉल, क्योंकि अल्कोहल के लिए अपन क्या लगाते हैं? ऑल लगा देते हैं, तो वो नाम क्या बना? स्टेरॉल। अब जो कोलेस्ट्रॉल है वो है कैसा? ऑयली प्रोडक्ट है, तो जो स्टेरॉल्स होंगे वो भी कैसे होने चाहिए? ऑयली प्रोडक्ट होने चाहिए। तो वो जो ऑयली प्रोडक्ट है उनका रिमूवल भी ये सेबेशियस ग्लैंड करेगी। टेस्ट पे आएगा एक्सक्रीशन और लोकोमोशन मूवमेंट। हाँ, 4 लेक्चर का काम, 4 में खत्म। आगे बढ़े, चलिए देखिए। अब इसके बाद अपन बात करने वाले अबाउट हीमोडायलिसिस। पढ़ो जरा, हीमोडायलिसिस को क्या दूसरा नाम आर्टिफिशियल किडनी दिया है? हीमोडायलिसिस का दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल किडनी। देखिए, जब भी अगर मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी हुई, मेल फंक्शनिंग का मतलब है नॉर्मल काम की कम, अगर किडनी का काम क्या हो जाए? कम, यानी कि किडनी का क्या हुआ? मेल फंक्शनिंग। अगर किडनी की मेल फंक्शनिंग हुई तो ब्लड में यूरिया बढ़ेगा कि घटेगा? तो ब्लड यूरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो इसकी वजह से ब्लड यूरिया बढ़ा, और ब्लड यूरिया बढ़ने की कंडीशन को आप क्या कहते हैं? यूरेमिया। क्या कहा जाता है? यूरेमिया। तो किडनी जो कि हमारे अंदर यूरिया को फिल्टर कर रही थी, अगर ये किडनी अपना काम ना करे तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड यूरिया का लेवल क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। ब्लड यूरिया का लेवल बढ़ा, इस कंडीशन को कहा यूरेमिया। फिर आगे लिखिए, क्या लिखा है कि मे लीड टू किडनी फेलियर। इसकी वजह से क्या हो सकता है? किडनी फेलियर हो सकता है। क्या ऐसा लिखा है कि ऑलवेज? क्या लिखा है? मे लीड टू, यानी कि क्या हमेशा यूरेमिया की वजह से किडनी फेलियर होता है? नो। क्या यूरेमिया की वजह से किडनी फेलियर हो सकता है? हाँ। क्यों होगा? कारण समझना। अगर यूरेमिया हुआ, ब्लड में यूरिया बढ़ा, तो क्या अपन जानते हैं कि यूरिया ऑस्मोलाइट है? सेकेंड लास्ट बेंच पे बैठे हुए बालक इधर ध्यान दो। क्या तुमको पता है कि अगर ब्लड में यूरिया बढ़ेगा तो यूरिया एक ऑस्मोलाइट है? अगर ऑस्मोलाइट है तो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा कि घटाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो 3 ऑर्गन को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, हार्ट, ब्रेन और किडनी। तो इसकी वजह से किडनी को नुकसान होगा कि नहीं? यानी कि क्या हम इसे मिला के एआर क्वेश्चन बना सकते हैं? अपन कह सकते हैं कि अगर किडनी ने ठीक से काम नहीं किया तो ब्लड यूरिया बढ़ा, अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने पर किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी का फेलियर हो सकता है, यानी किडनी अपना काम करना बंद कर दे। जब अगर किडनी अपना काम नहीं करेगी तो अब हमें पेशेंट को अल्टीमेटली जो काम करना है वो तो यह है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करना है। देखो अल्टीमेट काम क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। अब ऐसा तो है नहीं किडनी फेलियर हुआ तुरंत बगल में दवाई की दुकान पे गई, 2 किडनी देना, ठीक? तो ऐसे तो किडनी मिलती नहीं है। अब क्या होगा? पहले किडनी ढूंढनी पड़ेगी, या तो क्लोज रिलेटिव में से कोई ये बलिदान देने तैयार हो जाए।
अगर नहीं तैयार होता तो फिर आईफोन 14 के बदले में जो तैयार हो, ठीक। तो वैसा कोई ना कोई अपने को अब ढूंढना है। पर मीनवाइल पेशेंट के केस में क्या हो रहा है कि ब्लड यूरिया बढ़ता जा रहा है, हार्मफुल कंडीशन है। अब अगर ये हार्मफुल कंडीशन है तो इसको टेम्परेरीली हमें रोकना है। रोकने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस करते हैं। हीमोडायलिसिस कैसे किया जाता है, तो इसके लिए आपके पास एक मशीन है, और ये जो मशीन है इसको बोलते हैं डायलिसिस यूनिट। क्या कहा हमने इसे, डायलिसिस यूनिट। तो ये जो मशीन है इसका नाम है डायलिसिस यूनिट या डायलाइजिंग यूनिट कहा जाता है। और इस डायलिसिस यूनिट के अंदर एक होती है सेलोफेन ट्यूब। और ये जो सेलोफेन ट्यूब होगी बेटा, इसके बारे में दो बातें याद रखनी है कि सेलोफेन ट्यूब कॉइल्ड है और पोरस है। आप देखो मैं डॉटेड बना रहा हूं ना, डॉटेड इसीलिए कि पोरस होती है कि नहीं, यस, इसके अंदर पोर्स हैं। और क्या ये स्ट्रेट है, नहीं, ये कॉइल्ड होती है। तो आपने कहा कॉइल्ड है और पोरस ट्यूब होती है। तो ये जो कॉइल्ड और पोरस ट्यूब है, इस कॉइल्ड और पोरस ट्यूब को मैंने नाम क्या दिया, सेलोफेन ट्यूब। तो सेलोफेन ट्यूब के बारे में अपन ने क्या क्या बातें याद रखनी है, पहली बात कॉइल्ड, दूसरी बात पोरस, तीसरी बात इट इज परमिएबल टू मॉलिक्यूल्स। किसके लिए परमिएबल है, मॉलिक्यूल। क्या सेल के लिए परमिएबल है, नो। परमिएबल किसके लिए है, मॉलिक्यूल्स के लिए, सेल के लिए परमिएबल नहीं है। रादर अगर बात करें तो ये कायदे से बेटा माइक्रो मॉलिक्यूल के लिए परमिएबल होती है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल नहीं होती। पर अगर मैं एनसीईआरटी के लिहाज से भी चलूं तो एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूल तो लिखा ही है यहां पे, तो अपन ने कहा कि मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है, सेल्स के लिए परमिएबल नहीं होती, कोई भी सेल इसके बाहर नहीं जा सकती। फिर आपने कहा कि यहां पे हम ऐड करने वाले हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। ऐड क्या करेंगे इसके अंदर, डायलाइजिंग फ्लूइड, या हमने डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया। और ये जो डायलिसिस फ्लूइड ऐड किया, इसका कंपोजिशन इज सेम एज प्लाज्मा। कंपोजिशन क्या रहेगा, सेम एज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के सिमिलर है, पर इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या रहेंगे, एब्सेंट। नाइट्रोजनस बेस्ड नहीं होता इसके अंदर। नाइट्रोजनस बेस्ड को छोड़ करके बाकी इसका कंपोजिशन एग्जैक्टली प्लाज्मा के सिमिलर होता है। यानी कि प्लाज्मा में पता है कि इतने परसेंट वाटर है, इतनी प्रोटीन्स हैं, इतने इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक वही चीजें मिला करके डायलिसिस फ्लूइड बनाया जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड आप यहां से ऐड करते जा रहे हैं, और ये जो यूज डायलिसिस फ्लूइड होगा इसको लेकर के अपन कर देंगे डिस्कार्ड। तो यूज डायलिसिस फ्लूइड हमने यहां से बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद नाउ इट विल बी डिस्कार्डेड। तो अब हमने डायलिसिस फ्लूइड को यहां से कर दिया डिस्कार्ड, यानी कि हमने निकाल के फेंक दिया बाहर। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब साहब जो पेशेंट है हमारा, हमने इस पेशेंट की एक कन्वीनियंट आर्टरी, ध्यान दें बेटा, कन्वीनियंट आर्टरी किसी आर्टरी का नाम नहीं होता। कन्वीनियंट आर्टरी का मतलब यह है कि जनरली हमारी बॉडी में आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं। आर्टरी जनरली कहां है, अंदर है। कुछ ही जगह है जहां पे आर्टरीज बाहर होती हैं, जैसे यहां जो रेडियल आर्टरी है ये बाहर होती है। तो अपन क्या करते हैं, कोई कन्वीनियंट आर्टरी जहां हमें ज्यादा कट वगैरह न लगाना पड़े, हम आसानी से पहुंच जाएं, वहां से हम ब्लड निकालेंगे। तो पेशेंट की किसी कन्वीनियंट आर्टरी से अपन ने क्या निकाला, ब्लड। अब इस ब्लड में आप मिक्स कर दो हेपेरिन। क्या मिक्स करने वाले, क्या ये मॉलिक्यूल हमने पहले कभी पढ़ा है, क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट। क्या काम करेगा, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा कि रोकेगा, ब्लड क्लॉटिंग कराएगा कि रोकेगा, ब्लड क्लॉटिंग को रोक देगा। तो रोकने वाला मॉलिक्यूल कौन, हेपेरिन आपने मिक्स किया। हेपेरिन मिक्स करने के बाद अब आप इसे कूल कर देंगे अप टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये स्टेप एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक, इसे कूल करना है। क्यों करते हैं, कारण समझिए।
कूल इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्लड में कई सारे एंजाइम मौजूद होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे एंजाइम अपना काम करेंगे। आप नहीं चाहते कि बॉडी से बाहर कोई एंजाइम कुछ एबनॉर्मल सी रिएक्शन करे और कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट बने। एंजाइम को काम करने से रोकने का सबसे लास्ट बेंच पे एक आसान तरीका होता है कि आप क्या करो, एंजाइम को कूल डाउन कर दो। ठीक, तो उससे एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है और लोग च्युइंगम खाना भी बंद कर देते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कूल डाउन करके ब्लड का टेम्परेचर कितना कर दिया, 0 डिग्री। क्यों किया? क्योंकि हमें एंजाइमेटिक एक्शंस को रोकना था। तो हमने एंजाइमेटिक एक्शंस को क्या कर दिया, बंद। 0 डिग्री पे कूल किया। कूल करने के बाद अब इस ब्लड को बेटा अपन यहां से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। जब ब्लड को इंट्रोड्यूस कराया तो अब देखो, इसमें आरबीसी गई। क्या आरबीसी बाहर आ सकती है? नहीं। क्या डब्ल्यूबीसी बाहर आ सकती है? नहीं। प्लेटलेट बाहर आएगी? नहीं। अभी मैंने क्या कहा, इट इज परमिएबल ओनली फॉर माइक्रोमोलिक्यूल। यहां पे यूरिया इसके अंदर ब्लड में है, बाहर नहीं है। तो यूरिया की कंसंट्रेशन कहां ज्यादा, अंदर की बाहर? और बाहर कंसंट्रेशन कम। तो यूरिया जाएगा अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो इसका मतलब हुआ कि यूरिया है या दूसरे जो नाइट्रोजनस बेस्ड हैं, तो यूरिया और बाकी के नाइट्रोजनस बेस्ड क्या गई, बाहर। क्यों बाहर आए? ये ट्रांसपोर्ट एक्टिव था या पैसिव? पैसिव। और ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गया या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में? की डायरेक्शन में। नाइट्रोजनस वेस्ट अंदर ज्यादा था, बाहर नहीं था। इसी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया। ध्यान दें, ब्लड अब प्यूरिफाई हो गया। यहीं पर हम जानते हैं कि हमारी किडनी पीएच बैलेंस भी तो बनाती है, आयनिक बैलेंस भी बनाती है। पीएच बैलेंस और आयनिक बैलेंस बनाने के लिए हमने कहा था कि यहां पे आपको एक तो H प्लस का रिमूवल करना होता है। तो आपने कहा कि H प्लस अंदर और बाहर दोनों जगह आ जा सकता है। किन कंडीशंस में? अगर मान लो किसी भी तरीके से हो कि ब्लड का पीएच अगर ज्यादा बढ़ गया हो, तो उसे कम करने के लिए H प्लस अंदर चला जाएगा। ब्लड का पीएच अगर कम हो रहा होगा तो उसके इसमें H प्लस कहां जाएगा, बाहर। समझिएगा, अगर ब्लड का पीएच बढ़ गया होगा तो ब्लड में H प्लस कम हो गया होगा। सारे लोग इस बात से एग्री हैं? अगर ब्लड का पीएच बढ़ा होगा तो ब्लड में H प्लस घट गया होगा कि नहीं? अगर घट गया होगा तो H प्लस यहां से अंदर जाएगा कि नहीं? अगर ब्लड का पीएच कम हुआ होगा तो H प्लस अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम। तो H प्लस क्या आ जाएगा, बाहर। इन द सेम फैशन बाकी के जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, बाकी के इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, ये बाकी के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये अंदर और बाहर दोनों आ जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन, कि ब्लड में इनकी कंसंट्रेशन क्या है। क्योंकि बाहर आपने जो फ्लूइड भर रखा है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन वो है जो हेल्दी पर्सन के अंदर होती है। तो अब उसके इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का जो मूवमेंट है वो अंदर बाहर दोनों हो सकता है। नाइट्रोजनस वेस्ट कहां जाएगा, बाहर। अब इधर फाइनली क्या होगा, आपको यहां पे मिल जाएगा प्यूरिफाइड ब्लड। तो अब आपने क्या किया, यहां जो ब्लड आपको मिला ये कैसा बेटा, प्यूरिफाइड ब्लड है। अब इस प्यूरिफाइड ब्लड में पहले आप मिक्स करें एंटी हिपेरिन। क्या मिक्स किया बेटा, एंटी हिपेरिन। जैसे मान लेते हैं आपने यहां जितना हिपेरिन मिक्स किया, उसका मतलब है कि आपने अब पर्सन में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी को और कम कर दिया। उतना ही अगर एंटी हिपेरिन मिक्स कर दोगे तो उसके इसमें क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी फिर से नॉर्मल। तो इसके लिए क्या मिक्स किया हमने, एंटी हिपेरिन। क्योंकि हो सकता है पेशेंट हमारी क्लिनिक से बाहर जाए और बाहर जाते उसको कहीं चोट लग जाए। तो अगर हमने मिक्स नहीं किया होगा तो उसके अंदर क्लॉटिंग तो होगी नहीं, वो तो बेचारा ब्लीडिंग से निपट जाएगा। तो इसीलिए अपने को इसके अंदर मिक्स क्या करना है, एंटी हिपेरिन मिक्स किया। एंटी हिपेरिन मिक्स करने के बाद फिर हम इस ब्लड को लेकर के आएंगे बॉडी टेम्परेचर पे। तो अपन ने कहा ब्लड को कहां लाना है, बॉडी टेम्परेचर पर। देखिए, ब्लड का टेम्परेचर आपने 0 कर लिया था।
अब इसे वापस से बॉडी टेम्परेचर पे लेकर के आओ। आपने बाहर निकाला था आर्टरी से और अब हम इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे वेन में। तो बॉडी के अंदर पहुंचा कहां दिया बेटा? वेन में। तो अपन ने कहा कि इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन वेन। तो वेन के अंदर इसे इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। तो अपन ने ब्लड को वेन में पहुंचाया, निकाला किससे था? आर्टरी से। फिर से सुनेंगे एक बार। अगर किडनी अपना काम ठीक से न करे तो ब्लड यूरिया घटेगा कि बढ़ेगा? ब्लड यूरिया बढ़ा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? किडनी फेलियर। अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट। पर जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक हम पेशेंट को आर्टिफिशियल किडनी पर रख सकते हैं। आर्टिफिशियल किडनी का दूसरा नाम हीमोडायलिसिस। ये जो हीमोडायलिसिस है, इसके अंदर हमने पेशेंट में एक कन्वीनियंट आर्टरी से निकाला ब्लड। क्या मिक्स किया? हेपेरिन। ये क्या है? एंटीकोएगुलेंट। ब्लड को कूल किया अप टू 0 डिग्री। क्यों कूल कर रहे हैं? जिससे कि ब्लड में एंजाइमेटिक रिएक्शंस बंद हो जाए। फिर आपने इंट्रोड्यूस कहां किया? हीमोडायलिसिस मशीन में। यहां पे इसमें से क्या हुआ? नाइट्रोजनस बेस्ड बाहर। इलेक्ट्रोलाइट जो भी कम ज्यादा होगा बैलेंस हो गया। बाहर निकालने के बाद एंटी हिपेरिन मिक्स करो, ब्लड को बॉडी टेम्परेचर पर लाएं और अब इसे इंट्रोड्यूस कर दें किसके अंदर? वेन में। ये जो तरीका है, ये कई सैकड़ों हजारों जो किडनी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक बोन यानी कि वरदान साबित हुआ है, जिससे कि हम कुछ समय के लिए पेशेंट को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक कि उसकी किडनी ठीक से काम न करने लगे। तो क्या इतनी बात अपने को समझ में आई? फटाफट लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बेटा? मेल फंक्शनिंग का मतलब हुआ कि जैसे किडनी मान लो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है, और यहां किडनी फेलियर को आप ऐसे समझें जब किडनी अब परमानेंटली अपना काम कर ही नहीं पाएगी, मतलब कि मेल फंक्शनिंग में किडनी जो अपना काम ठीक से नहीं कर रही, तो आप कोई दवाई देके या कुछ ट्रीटमेंट से आप किडनी को फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। तब तक तो हमने कहा कि मेल फंक्शनिंग है। जब हमने कहा कि किडनी अब परमानेंट फेल, अब काम करेगी ही नहीं, तो उस कंडीशन को हमने कहा किडनी फेलियर। क्या बेटा? H2O हमने बाहर उतना ही रखा ना जितना प्लाज्मा में होता है, तो वो तो अंदर बाहर आएगा जाएगा बराबर। भाई कुल मिला के नेट मूवमेंट नहीं होगा। हाँ बेटा। डायलिसिस फ्लूइड आर्टिफिशियली, हाँ आर्टिफिशियली बनाते हैं ना। एक्सक्रीशन में होती है ना, अपन ने कहा ना ट्रांसपोर्ट एक्टिव पैसिव होता है। जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा तो एनर्जी यूज होगी। क्योंकि जो जेजी सेल है किडनी की, वो एरिथ्रोपोइटिन बना रही थी। किडनी अपना काम नहीं कर रही, मतलब कि जेजी सेल भी अपना काम नहीं करेगी। अगर जेजी सेल अपना काम नहीं करेगी तो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनेगा, तो आरबीसी काउंट घट जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि किडनी बनाती है विटामिन डी, तो विटामिन डी का लेवल भी कम होगा, और विटामिन डी अगर कम हुआ तो फिर इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम भी कम हो जाएगा। तो दोनों चीजें भी अफेक्ट होगी, जो चीज यहां हीमोडायलिसिस से कंपनसेट नहीं की जा सकती। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन में। वो तो ये है कि बॉटनी की कहानी है, तो कुछ कुछ चीजों का नाम ले लिया। बाकी अगर आप किसी भी प्रोसेस में बात करेंगे तो लगभग लगभग सारी चीजों में एनर्जी यूज होती है। आगे बढ़े।
हाँ, क्या बेटा? जो प्रोटीन हार्मोन है उनका रिमूवल करती है किडनी, जो प्रोटीन से वाटर सॉल्युबल है। तो वो जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है उनका रिमूवल किडनी करेगी। कहां पे? यहां बेटा अपन बात किसकी कर रहे हैं? लिवर की ना। तो लिवर रिमूवल किसका करेगा? स्टेरॉइडल का। और प्रोटीनिशियस हार्मोन का रिमूवल कौन करेगा? किडनी। डायलिसिस, फिर से एक बार, डायलिसिस फिर एक बार एक्सप्लेन करना है ना। चलो देखो, डायलिसिस की जरूरत आपको कब पड़ी? जब किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, तो आपको जरूरत पड़ी डायलिसिस की। कब तक जरूरत पड़ेगी? जब तक कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। जब आपको डायलिसिस करना था तो इसके लिए आपने जो ट्यूब यूज की, इसका नाम क्या है? सेलोफेन ट्यूब। क्या ये स्ट्रेट है या कॉइल्ड है? क्या ये पोरस है या नॉन पोरस? क्या ये मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है कि इम्परमिएबल? और सेल्स के लिए इम्परमिएबल है। यहां मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होगा या अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में। फिर आपने कहा पेशेंट से हमने क्या निकाला? ब्लड। आर्टरी से या वेन से? आर्टरी से। निकालने के बाद हेपेरिन मिक्स करेंगे, एंटी हेपेरिन, और ब्लड को कूल कर दें अप टू 0 डिग्री। अब हम इसे पहुंचाएंगे डायलिसिस यूनिट में। यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर, क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते, जबकि ब्लड में होंगे ज्यादा, तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गए। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट अंदर या बाहर दोनों जगह मूवमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इधर जो ब्लड आपको मिलेगा प्यूरिफाइड होगा। ये प्यूरिफाइड ब्लड में एंटी हेपेरिन मिक्स करो, बॉडी टेम्परेचर पे लाओ, और एक वेन के थ्रू बॉडी में वापस से इंट्रोड्यूस कर दें। डन। चलिए, अब देखो इसके बाद बेटा, अब एनसीईआरटी बात करती है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, कि भाई अगर मान लो रीनल फेलियर है, तो रीनल फेलियर के केस में जो अल्टीमेट ट्रीटमेंट अपने पास है, वो अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या है बेटा? किडनी ट्रांसप्लांट। तो लास्टली हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं? किडनी ट्रांसप्लांट। बताएं, जो किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या इसमें ब्लड ग्रुप मैचिंग जरूरी है? तो पहला क्या होना चाहिए? ब्लड ग्रुप मैचिंग। क्या ऐसे लोगों के बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा सकता है जिनका ब्लड ग्रुप मैच ना करता हो? नो। ब्लड ग्रुप का मैच करना जरूरी है। अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो फिर ऐसा ऑर्गन ट्रांसप्लांट पॉसिबल ही नहीं है। ब्लड ग्रुप मैचिंग के अलावा दूसरा हम जो इसके अंदर करते हैं, वो करते हैं टिश्यू टाइपिंग। क्या करते हैं बेटा? टिश्यू टाइपिंग करते हैं। अब ये टिश्यू टाइपिंग क्या है? तो यहां पे इसको हम लिखेंगे नहीं, बस एक बार सुन लेंगे और समझ लेंगे। हमारे पास बेटा 46 क्रोमोसोम है। इनमें से क्रोमोसोम 6 जो है, इसकी हमारे पास कॉपी कितनी है? 2। इनमें से एक कॉपी हमें हमारे फादर से मिली और दूसरी कॉपी हमारी मदर से मिली। ये जो क्रोमोसोम 6 है, इस क्रोमोसोम 6 पे कुछ जीन्स पाए जाते हैं। ये जो जीन्स हैं, इनको हम बोलते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी की हर सेल पर, बस आरबीसी को छोड़ के, केवल कौन सी सेल छोड़ दो? आरबीसी। बाकी बॉडी में हर सेल के ऊपर ये मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के जीन कुछ बनाते हैं एंटीजन। क्या बनाएंगे? एंटीजन। ये जो एंटीजन बनते हैं, इन एंटीजेंस को नाम देते हैं HLA, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन कहते हैं। क्या हमें याद है कि इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ भी थी, कि इम्यून सिस्टम अपने और पराये में अंतर करना जानता है।
और वो जो चीज जानता है वो उसी एमएचसी या मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही जानता है। यानी कि मेरे इम्यून सिस्टम ने, जैसे हमने ब्लड ग्रुप के टाइम पे बात की थी, मेरा जो इम्यून सिस्टम है, मेरे जो एंटीजन है, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी कभी नहीं बनाएगा। और मेरे यानी कि जो सेल्फ एंटीजन है, उनके अलावा अगर बाहर से कोई एंटीजन आया तो उस हर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा। अब क्या होगा, क्योंकि हमने रिकॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो इस वजह से हम जानते हैं कि क्रोमोसोम 6 फादर और मदर से आने के बावजूद क्या मुझ में और मेरी सिस्टर में, दोनों के अंदर जो एमएचसी एंटीजन है वो सेम बनेंगे या अलग अलग? अलग अलग, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है। पर उसके बावजूद अगर मैं किसी भी अनरिलेटेड बच्चे से अगर बात करूं या किसी भी अनरिलेटेड पर्सन से बात करूं, उसके कंपैरिजन में मेरे में और मेरी सिस्टर के बीच में एमएचसी एंटीजन के मैच करने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा। तो ज्यादा प्रेफरेबल डोनर कौन, क्लोज रिलेटिव या अनरिलेटेड? ज्यादा प्रेफर्ड कौन, क्लोज रिलेटिव। तो अपन ने कहा टिश्यू टाइपिंग करी, टिश्यू टाइपिंग की वजह से यहां पर जो प्रेफर्ड डोनर होगा, ये प्रेफर्ड डोनर कौन होगा, क्लोज रिलेटिव। जितना क्लोज रिलेटिव मिल जाए उतना ज्यादा बेहतर। फिर यहां अगली बात आपने कही कि यहां टिश्यू टाइपिंग कर ली। अब टिश्यू टाइपिंग करने के बावजूद चाहे आप जितना मैच कराओ, उसके बावजूद हमने कहा कि एमएचसी एंटीजन मैच नहीं कर सकते, ये तो असंभव है। अगर आप मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात नहीं कर रहे हैं तो फिर आप एमएचसी एंटीजन को मैच करा ही नहीं सकते, मैच करेंगे ही नहीं। जब अगर मैच नहीं करेंगे तो मतलब इम्यून सिस्टम कुछ ना कुछ तो काम करता ही रहेगा। इम्यून सिस्टम कुछ ना कुछ को तो पकड़ लेगा एंटीजन को और उनके अगेंस्ट एक्शन करेगा। तो अब हमें क्या करना है, इम्यून सिस्टम को कम करना है। अगर इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी कम करनी है तो हम यहां पे यूज क्या करेंगे बेटा, इम्यूनोसप्रेसिव। क्या यूज करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव। क्या किसी मॉलिक्यूल का नाम याद आता है आपको? नाम बताएं जरा। साइक्लोस्पोरिन ए। कौन से फंगस से मिलता है? किससे मिलेगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपको क्या मिला, साइक्लोस्पोरिन ए। इसके अलावा आप याद करो, एंडोक्राइन सिस्टम में एनसीईआरटी कहती है कि जो कॉर्टिसोल है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है, यानी कि कॉर्टिसोल भी एज अ इम्यूनोसप्रेसिव यूज किया जा सकता है। तो दूसरा, साइक्लोस्पोरिन ए के अलावा आप यूज क्या कर सकते हैं, कॉर्टिसोल, यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यूज किया जा सकता है। ये दोनों क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव। इम्यूनोसप्रेसिव आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव सप्रेस करेगा इम्यून सिस्टम ऑफ डोनर या रेसिपिएंट, इम्यून सिस्टम ऑफ रेसिपिएंट। तो जो रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम है, इसको सप्रेस करने के लिए आपको क्या देना है, इसको इम्यूनोसप्रेसिव। बताएं, क्या डोनर को इम्यूनोसप्रेसिव लेने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। जरूरत किसे है, रेसिपिएंट को। ध्यान रखना, बीमार कौन था, रेसिपिएंट बीमार था, डोनर बीमार नहीं था। तो डोनर को कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या एक किडनी पर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं? यस। अगर नहीं करते तो कोई अपनी किडनी डोनेट करता ही नहीं कभी। अगर किडनी डोनेट की जा सकती है मतलब कि एक किडनी पर नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं, क्योंकि हमारी किडनी रेट्रोपेरिटोनियल है। इस वजह से जब तक अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक हम रेसिपिएंट की किडनी को रिमूव नहीं करते। रेसिपिएंट की किडनी भले ही खराब है, यानी अपना काम नहीं कर रही हैं, पर अगर इनमें कोई बहुत सीवियर इंफेक्शन नहीं है तो हम रेसिपिएंट की किडनी को ना रिमूव करेंगे, ना किडनी की ब्लड सप्लाई को बंद करेंगे। ध्यान रखें, किडनी टिश्यू है, उसको जिंदा रखना है तो ब्लड सप्लाई चाहिए, उसकी ब्लड सप्लाई बनी रहने देंगे। हम पेल्विक रीजन में नई किडनी को प्लेस करेंगे और उसे हम एक ब्लड सप्लाई अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो इतनी बात अपने को यहां समझ में आई। क्या किडनी ट्रांसप्लांट जब भी यूरेमिया हो तो उसमें इनिशियल ट्रीटमेंट है कि फाइनल? इनिशियल है कि टर्मिनल? टर्मिनल ट्रीटमेंट जो हमारे पास है वो कौन सा है, यहां पे किडनी ट्रांसप्लांट है।
तो किडनी ट्रांसप्लांट को अपन कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनल ट्रीटमेंट है, सबसे लास्ट में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो कौन सा रहेगा बेटा? किडनी ट्रांसप्लांट। एक लास्ट बात इसके बारे में, जब आप कहते हैं कि इम्यून सिस्टम रिजेक्ट करेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांट को, तो आप कौन सी सेल की बात कर रहे हैं? बी लिम्फोसाइट की टी? किसके बारे में, बी या टी? टी लिम्फोसाइट, क्योंकि हमने कहा था रिजेक्शन ऑफ ग्राफ्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? टी लिम्फोसाइट। यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसके लिए जिम्मेदार होती है। अब देखिए एक और डिजीज एनसीईआरटी ने आपको दी यहां, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। डिजीज का नाम क्या है बेटा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाम पढ़ो, नाम में सबसे पहला वर्ड क्या आया? दूसरा वर्ड नेफ्रॉन, तीसरा वर्ड आइटिस। यानी कि नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस का इंफ्लामेशन क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर से नाम पढ़ना, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस का इंफ्लामेशन क्या कहा जाएगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब हुआ इंफ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। तो जब बच्चे इंफ्लामेशन हो किसके अंदर? ग्लोमेरुलस में, तो ग्लोमेरुलस में इंफ्लामेशन होने को अपन क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। तो ये जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अंदर इंफ्लामेशन हुआ ग्लोमेरुलस के अंदर। फिर ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बाद फिर एनसीईआरटी एक कंडीशन देती है जिसको कहा है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को और क्या कहा जाता है? रीनल कैलकुलाई। तो और क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलाई कहा जाता है। यहां देखिए डिपोजिशन होगा किसका? तो यहां पे कहा कि ऑक्सलेट, किसका डिपोजिशन हुआ? ऑक्सलेट्स। क्या एनसीईआरटी ने आगे एटसेट्रा लगाया है? तो इसका मतलब है कहानी और भी कुछ है। तो वो कहानी है कि ऑक्सलेट के अलावा डिपोजिशन होता है यूरिक एसिड का। किसका? यूरिक एसिड का। ये डिपोजिशन कहां हो रहा है? लोकेशन देखिए, क्या कहा है लोकेशन में? रीनल पेल्विस। कहां होगा डिपोजिशन? रीनल पेल्विस पर। तो हमने कहा कि रीनल पेल्विस पर अगर ऑक्सलेट और यूरिक एसिड अगर इनके क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगे, तो इनके क्रिस्टल्स के डिपॉजिट होने को अपन क्या बोलते हैं? रीनल कैलकुलस, या कॉमन भाषा में क्या कहा जाता है? किडनी स्टोन कहा जाता है। जनरली देखिए डिपोजिशन बेटा ज्यादातर मामलों में होता है ऑक्सलेट्स का। ठीक, किसका होगा? ऑक्सलेट। ऑक्सलेट ज्यादा होते हैं, टमाटर है, खीरा है। आपने देखा होगा जनरली कि जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या होती है उनके अंदर ये प्रॉब्लम रिकरिंग होती है। यानी कि एक बार प्रॉब्लम हुई, आपने ट्रीटमेंट लिया लिथोट्रिप्सी वगैरह से, क्या किया? उस स्टोन को तोड़ दिया, फिर यूरिन के साथ वो बाहर निकल गया। पर लगभग साल, 2 साल, 3 साल बाद ये प्रॉब्लम फिर वापस से अराइज होती है। यानी कि प्रॉब्लम रिकरिंग होती है। कारण उसका ये है कि ये जो ऑक्सलेट है ये इकट्ठा होता है कैल्शियम ऑक्सलेट के फॉर्म में, और जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में कहीं कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बना रहेगा ब्लड में ज्यादा, और कैल्शियम ऑक्सलेट्स बनेंगे ज्यादा जो कि यहां डिपॉजिट होंगे होंगे। तो इसका मतलब है कि बार बार डिजीज होती है। जिन लोगों को भी ऐसी समस्या होती है या किडनी स्टोन की दिक्कत होती है, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप टमाटर कम खाएं, आप खीरा कम खाएं, इस टाइप की चीजें कम खाने को कहा जाता है, जिससे कि बॉडी के अंदर ऑक्सलेट्स का पहुंचना हम कंपैरेटिवली घटा सके। जब भी ऐसी दिक्कत होती है डॉक्टर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने को इसलिए कहा जाता है कि पेशेंट जितना ज्यादा पानी पिएगा यूरिन उतना ज्यादा बनेगा, और पेल्विस से जितना ज्यादा वाटर बाहर जाएगा वो इन छोटे छोटे क्रिस्टल्स को अपने साथ लेकर के चला जाएगा। क्रिस्टल्स इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, साइज में बड़े नहीं होंगे, तो इसकी वजह से कोई गंभीर समस्या नहीं होगी। और एक और चीज कि डॉक्टर कई बार आपने सुना होगा कि किडनी स्टोन के पेशेंट्स को बियर पीने की सलाह देते हैं कि कभी कभी बियर कंज्यूम करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अल्कोहल डाईयूरेटिक होता है।
अल्कोहल क्या होता है? डायूरेटिक। तो या तो पेशेंट खुद से कर ले कि भैया खूब ज्यादा पानी पी लो, अगर ज्यादा पानी नहीं पी रहे तो उस केस में क्या क्या आप अल्कोहल कंज्यूम करो, अल्कोहल अपने आप एडीएच का सप्रेशन करा देगा, जिससे यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर पेशेंट अपने आप पानी पीने लगेगा। तो इतनी सब कहानी समझ में आई? फटाफट लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये बेटा डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पर। हो सकता है कि 1 या 2 महीने में एक बार, कुछ लोगों के केस में साल में एक बार, कुछ लोगों के केस में वीक में 2 या 3 बार भी हो सकता है। क्या बेटा हमने इस डिजीज को इससे हमने कहीं कनेक्ट किया? नहीं किया ना। ये अलग है, ये अलग है। ठीक। तो यहां ग्लोमेरुलस में इंफ्लेमेशन होने का यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग अलग है। आगे बढ़े। देखिए, तो हमारे अगले चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एनसीईआरटी में पेज नंबर 302। अच्छा देखो, तो मैं एक कोइंसिडेंस बताऊं। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को शुरुआत की है पेज नंबर 302 पे। आईपीसी पेज नंबर इधर 303 लिखा है कि नहीं? कॉमन सेंस की बात है भाई, क्योंकि एक पेज पीछे 302 ही होगा। सो अगर हम बात करें इंडियन पीनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा के तहत, तो 302 किसका चार्ज होता है? 302 का मतलब क्या होता है? धारा 302 नहीं पता? जब भी अगर किसी का मर्डर होता है तो चार्ज लगता है 302। ठीक। आप देखो, सेक्शन 302 में जो भी काम किया गया यानी कि मर्डर, क्या कभी किसी का मर्डर करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता है? नहीं। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम चाहिए? नहीं। सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए? नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम? नहीं। पर आपको मसल और बोन की आवश्यकता है। बिना मसल्स के मर्डर नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने चैप्टर स्टार्ट भी कौन से पेज से किया है? पेज नंबर 302। सो देखिए, अब ध्यान देंगे दो टर्म, ध्यान दो बेटा, दो टर्म। पहली टर्म आपके पास है मूवमेंट और दूसरी टर्म कौन सी है? लोकोमोशन। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट के बारे में। तो जो मूवमेंट है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। मतलब कि बेटा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जिसके अंदर मूवमेंट नहीं होता हो। सबसे बेसिक टाइप के मूवमेंट की अगर आप बात करते हैं तो सबसे बेसिक टाइप का कहा जा सकता है, जब आप बात करें प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में, सबसे बेसिक कौन हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सबसे बेसिक टाइप का मूवमेंट है। भाई देखिए, चाहे कोई यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, क्या उसका प्रोटोप्लाज्म हमेशा स्टेशनरी बना रहेगा? नहीं। सेल के अंदर भी प्रोटोप्लाज्म अपनी जगह बदलता है, प्रोटोप्लाज्म मूव करता है। और प्रोटोप्लाज्म के मूवमेंट में आपको पता है साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स में से माइक्रोफिलामेंट यहां पे काम आते हैं। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हर ऑर्गेनिज्म के अंदर है, चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट। मतलब कि क्या कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा पॉसिबल है जिसके अंदर मूवमेंट ना होता हो? नहीं। सारे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है। अगर ऑर्गेनिज्म अपनी जगह पे रहे और अपनी जगह पे रहते हुए इसकी बॉडी के अंदर सब्सटेंसेस एक से दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो इसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर प्लांट्स में बात करें तो आप जानते हैं कि जाइलम के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है और फ्लोएम के थ्रू फूड का मूवमेंट होता है। वैसे ही अगर हम अपने अंदर बात करें तो हमारे अंदर अभी भी जैसे एयर का मूवमेंट हो रहा है, हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये ब्लड का क्या है? मूवमेंट है। अब मूवमेंट के बाद दूसरी टर्म आपकी आती है लोकोमोशन। लोकोमोशन केवल पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। ये केवल कहां होता है बेटा? एनिमल्स के अंदर।
यानी कि अदर देन एनिमल्स लोकोमोशन नहीं पाए जाते। तो लोकोमोशन पाया जाता है एनिमल्स में। अब एनिमल्स में जो लोकोमोशन पाया जा रहा है, इस लोकोमोशन और मूवमेंट में होता है एक अंतर, और अंतर यह है दैट देयर विल बी फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। तो बॉडी का एक फाइनल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो बॉडी का अगर फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। बॉडी अगर अपनी जगह रहे और केवल अगर बॉडी के अंदर कुछ पार्ट्स के अंदर मूवमेंट हो तो उसे क्या कहा जाता है? मूवमेंट। लाइकवाइज अगर मैं बच्चे यहां पे खड़ा हूं और मैंने केवल अपने एक हाथ को मूव कराया तो ये लोकोमोशन है या मूवमेंट? वहीं पर अगर मैं अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता हूं तो ये क्या है? लोकोमोशन। अब ध्यान दें, क्या मैंने लोकोमोशन के लिए उन्हीं स्ट्रक्चर्स को या बॉडी में उसी टिश्यू को यूज किया था जिसको मूवमेंट के लिए यूज किया? हाँ, यहां मैंने अभी क्या यूज किया? मसल्स। किसका यूज किया? मसल्स का। बोन का यूज किया, है ना? वैसे ही जब लोकोमोशन किया तो लोकोमोशन के टाइम भी मैंने मसल्स और बोन का ही यूज किया। तो क्या लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर्स होती हैं वो मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर से अलग होती हैं या सेम होती हैं? ये स्ट्रक्चर क्या रहेंगी? सेम। तो अपन ने कहा कि स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन लोकोमोशन नीड नॉट टू बी डिफरेंट from those involved in movements। तो यानी कि लोकोमोशन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो स्ट्रक्चर मूवमेंट में इन्वॉल्व स्ट्रक्चर के सिमिलर रहेंगी कि अलग अलग? सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पैरामीशियम का डायग्राम हमें याद है? नहीं याद हो पेज नंबर 21 पे आ जाओ। पेज नंबर 21 पे आपको मिलेगा पैरामीशियम का एक चित्र। दिखा पैरामीशियम? पैरामीशियम की बॉडी में राइट साइड में आप देखो, आपको बॉडी के बीच में माउथ जैसा कुछ दिखाई देगा। दिख रहा है ना? इसको बेटा बोलते हैं गलेट। पैरामीशियम की बॉडी पे बाहर की तरफ पाए जाते हैं जो है सिलिया। क्या मौजूद होते हैं? सिलिया। ये सिलिया पैरामीशियम को तैरने में मदद करते हैं, यानी कि पैरामीशियम में जो स्विमिंग है, ये स्विमिंग किसकी वजह से है? सिलिया की वजह से। और यही सिलिया पैरामीशियम को फूड गैदरिंग में मदद करते हैं, यानी कि फूड को इस गलेट या साइटोफेरिंक्स तक लेकर के आना, ये काम भी किसका होता है? सिलिया का ही काम है। क्या ये दोनों काम सेम स्ट्रक्चर्स कर रही हैं? यस। अब बात करते हैं हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बारे में आप देखें तो हाइड्रा बिलोंग करता है एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम से? निडेरिया या सीलेंट्रेटा। हाइड्रा का डायग्राम आपने जब भी देखा होगा तो आपको इसमें टेंटिकल्स दिखाई दिए होंगे। हाइड्रा में जो टेंटिकल्स हैं वो न केवल लोकोमोशन के काम आते हैं, यानी कि हाइड्रा पॉलिप है फिर भी इसके अंदर लोकोमोशन होता है। तो हाइड्रा में टेंटिकल्स न केवल लोकोमोशन के काम आते हैं बल्कि यही टेंटिकल्स गैदरिंग ऑफ फूड के भी काम आते हैं, यानी कि फूड को इकट्ठा करना, ये काम भी किसका होता है? टेंटिकल्स का ही काम है। तो अपन ने कहा कि स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन लोकोमोशन नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज इन्वॉल्व इन मूवमेंट, यानी दोनों के अंदर स्ट्रक्चर सेम होती है। अब एनसीईआरटी की एक और लाइन, जहां एनसीईआरटी कहती है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। तो एनसीईआरटी ने क्या कहा? ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। पर सारे जो मूवमेंट्स हैं ये लोकोमोशन नहीं है। तो अपन ने कहा कि ये सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते। ध्यान दें,
मैंने क्या किया, मान लो अपने राइट पैर को बेटा मैंने यहां से यहां तक में ले गया, क्या मूवमेंट हुआ? पर वापस ले आया, मूवमेंट हुआ? क्या कोई लोकोमोशन हुआ? नहीं। अगर मुझे लोकोमोशन करना है तो क्या ये बिना मूवमेंट के पॉसिबल है? नहीं। यानी कि क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं, हाँ या नहीं? क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट हैं? क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है? क्या सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं? क्या सारे मूवमेंट लोकोमोशन है? अब इसके बाद आ जाओ सेकेंड पैराग्राफ पे, ठीक? एनसीईआरटी में यहां सेकेंड पैराग्राफ पे यहां देखिए, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो लोकोमोशन है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट। पहला क्या कहा? हैबिटेट के हिसाब से। अगर कोई एनिमल हवा में रहता है तो उड़ेगा, पानी में रहता है तो तैरेगा, और जमीन पे है तो चलेगा दौड़ेगा, ऐसा कुछ ना कुछ करेगा। क्या हैबिटेट के हिसाब से टाइप ऑफ लोकोमोशन सेम है या बदल जाता है? क्या हैबिटेट के हिसाब से टाइप ऑफ लोकोमोशन चेंज होता है? यस। अगला पढ़िए, फिर इसी के अंदर आपसे कहा है कि ये जो है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट भी है, न केवल हैबिटेट पे डिपेंड करता है, बल्कि हैबिटेट के अलावा क्या है कि परिस्थिति की आवश्यकता क्या है, क्या करना जरूरी है, उस पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं तो एक जैसे अपन बात करें बियर के बारे में, यानी भालू, तो भालू की अगर अपन बात करें तो जमीन पे चल भी रहा है, दौड़ता भी है, जरूरत पड़ती है तो भालू पेड़ पे भी चढ़ लेता है ना? अगर हम एक मंकी के बारे में बात करते हैं तो मंकी क्या है, आराम से चल भी रहा है, जरूरत पड़ेगी पेड़ पे भी चढ़ जाएगा, दौड़ भी लेगा। क्या आवश्यकता के अनुसार ये अपने अंदर लोकोमोशन को चेंज कर सकता है कि नहीं? अब जो लोकोमोशन है वो लोकोमोशन बेसिकली हुआ क्यों, या लोकोमोशन का बेसिक पर्पस क्या था? तो इस चीज को आप अगर ह्यूमन इवोल्यूशन से कोरिलेट करें तो हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन किसे बोलते हैं? ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका? हमारी उत्पत्ति कहां हुई थी? ऑस्ट्रेलिया के अफ्रीका? अफ्रीका में ना। फिर उसके बाद हमने कहा कि सबसे पहली बार साहब होमो इरेक्टस माइग्रेट करके गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि साहब जो होमो सेपियंस सेपियंस था यानी क्रोमैग्नन मैन था, उसने माइग्रेशन किया। तो जब माइग्रेशन किया तो क्यों किया? जब भाई अफ्रीका में रहे तो अफ्रीका में धीमे धीमे क्या हुआ, पॉपुलेशन वहां बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन बढ़ने लगी तो अब आपस में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज कम होने लगे। तो उसकी वजह से क्या किया, अलग अलग जगह पे माइग्रेट करके गए, नए एरियाज के अंदर गए। तो भाई लोकोमोशन की आवश्यकता क्यों है? तो एनसीईआरटी ने कहा कि जब आपको बेहतर जो है नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता हो तब आपको चाहिए। अगर आपको ज्यादा बड़े एरिया में अगर अपने लिए फूड एक्वायर करना है तो उसके लिए कई सारे कारण दिए हैं। अब एनसीईआरटी में आते हैं इसी में सबसे लास्ट लाइन पे। लास्ट लाइन में आप देखें एनसीईआरटी क्या लिखती है कि ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं? तीन, या लिखा है कि मेन तीन? तीन लिखा है या मेन तीन? यानी कि कहा कि यहां पर थ्री मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, तीन मेन टाइप है। तीन मेन टाइप का मतलब है कि तीन ही है या तीन से ज्यादा? तीन से ज्यादा। पहला इसमें कहा बेटा अमीबॉइड। पहला कौन सा मूवमेंट है? अमीबॉइड मूवमेंट है। तो फर्स्ट आपसे यहां पर कहा अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब हुआ अमीबा के समान, अमीबॉइड यानी कि अमीबा के समान। अमीबॉइड मूवमेंट में सबसे पहले हम यहां बात करें तो फॉर्मेशन किसका होगा? स्यूडोपोडिया। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होगा। और स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन में यहां साइटोस्केलेटल एलिमेंट काम आएंगे। पेज नंबर 303 पर पहले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, माइक्रोफिलामेंट का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल या दोनों? किसका नाम है, माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल? करो फिलामेंट को अंडरलाइन। रोल किसका है यहां पर? माइक्रोफिलामेंट का। तो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कौन है बेटा? माइक्रोफिलामेंट। दोनों में अंतर पे ध्यान देना। जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो स्पिंडल फॉर्मेशन में काम आती है, माइक्रोट्यूब्यूल कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं होती, जबकि माइक्रोफिलामेंट कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। तो माइक्रोफिलामेंट क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल है, तो अगर जगह बदलनी है, शेप बदलनी है, तो ये माइक्रोफिलामेंट काम आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल काम नहीं आएगी।
तो जब भी सीडोपोडिया पे क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा क्या ध्यान देंगे, माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल में से क्या होना चाहिए, माइक्रोफिलामेंट। अब ये हमारे अंदर कहां पाया जाता है, तो एनसीईआरटी ने पहला नाम किसका लिया बेटा, ल्यूकोसाइट। किसका नाम लिया, दूसरा नाम बताएं इसका, डब्ल्यूबीसी। क्या नाम है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में से ही एक टाइप था मोनोसाइट। यही मोनोसाइट टिश्यू स्पेसिस में जाकर के क्या बन जाती है, मैक्रोफेज। क्या बनेगी, मैक्रोफेज। तो जब ये मोनोसाइट पहुंची टिश्यू स्पेसिस में तो वहां जाकर के बन गई मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज है इसके अंदर होता है बेटा फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज क्या करती है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि जब एक सेल दूसरी सेल को अगर खा जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। वहीं पर जब आप ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इनके अंदर पाई जाती है डायापिडेसिस। बोलो डायापिडेसिस का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से, मान लो ब्लड वेसल है तो डब्ल्यूबीसी इससे बाहर भी आ सकती है और इसके अंदर भी जा सकती है। यानी कि क्या डब्ल्यूबीसी में खुद से मूवमेंट होता है, यस। डब्ल्यूबीसी में मूवमेंट होता है क्या, यस। क्या आरबीसी में मूवमेंट होता है, नहीं। डब्ल्यूबीसी में जो मूवमेंट हो रहा है ये कैसा होता है, अमीबॉइड। यानी कि यहां पे फॉर्मेशन किसका होगा, सीडोपोडिया का। तो डब्ल्यूबीसी की प्रॉपर्टी कि ब्लड वेसल के अंदर या बाहर आ जा सकती है, इस प्रॉपर्टी को ही आप क्या बोलते हैं, डायपिडेसिस। सीडोपोडिया फॉर्मेशन में काम कौन आएगा, माइक्रोफिलामेंट काम आने वाला है, माइक्रोट्यूब्यूल यहां काम नहीं आएगी। फिर आपने कहा अमीबॉइड मूवमेंट के बाद सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट आपके पास हो जाता है बेटा सिलियरी। तो अमीबॉइड के बाद देखो अगले टाइप का मूवमेंट कौन सा हुआ, सिलियरी मूवमेंट। तो आपने कहा कि नेक्स्ट टाइप है सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट में मूवमेंट किसके थ्रू होगा, सिलिया। और सिलिया का नंबर एक होता है कि हजारों, सिलिया का नंबर हजारों। तो अपने को क्या कहना चाहिए, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। क्या पाए जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। अब यहां थाउजेंड्स ऑफ सिलिया जो मूवमेंट करा रहे हैं इसका एग्जांपल अपन क्या ले सकते हैं, पैरामीशियम। अभी हमने देखा था पैरामीशियम का डायग्राम। अपनी बॉडी में अगर बात करें तो अपनी बॉडी में पहला तो आप एग्जांपल ले सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहला एग्जांपल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बताओ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सिलिया पाया जा रहा था कि नहीं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अंदर से हॉलो है कि सॉलिड, ट्यूबुलर है। पढ़ो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, कहां पाया जाता है, हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स में। ये कहां है, हॉलो ट्यूबुलर ऑर्गन्स के अंदर पाया जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको याद है ना, एनसीईआरटी ने कहा था कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं, हमने पेज नंबर 101 पे देखा था कि ब्रोंक्यूल्स पर कौन सी पाई जाती है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया है। ब्रोंक्यूल्स पर सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया पाई जाती है। तो ये जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलिया है ये म्यूकस को अंदर लेके जाती है कि बाहर, म्यूकस को कहां लाएगी, बाहर। अपन ने कहा था ना कि सिलिया पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट कराते हैं। तो यहां हमने कहा कि यहां रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिएटेड एपिथेलियम है इसका काम है दैट इट विल पास म्यूकस आउट। तो ये म्यूकस को कहां पास कराएगी, बाहर। फिर आप देखिए अगला इसका एग्जाम्पल लिया है ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम बताएंगे, फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब। ध्यान दो, मान लेते हैं इधर ओवरी है, ये पूरा ओविडक्ट है। इनिशियल जो पार्ट ओवरी के पास है इसका नाम है इन्फंडिबुलम। क्या बोलते हैं, इनिशियल पार्ट ओवरी के पास इसका नाम क्या नाम है, इनफंडिबुलम के बाद यहां पे एक वाइड पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। क्या कहते हैं, एम्पुला। क्या याद है कि एम्पुला को ही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर इसके बाद आगे नैरो पार्ट का नाम इस्थमस। इसका नाम क्या होगा, इस्थमस। फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट, तीन। पहले पार्ट का नाम इनफंडिबुलम, दूसरा, तीसरा, पहला पार्ट,
दूसरे पार्ट का नाम, तीसरा। अब ध्यान दो, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसमें अंदर मौजूद है सिलिया। ये सिलिया इधर की तरफ बीट कर रहे हैं। ओवरी से जो ओवम आया वो ओवम एंटर कहां करेगा, फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में आया तो सबसे पहले कहां पहुंचा, इन्फंडिबुलम, उसके बाद एम्पुला। फर्टिलाइजेशन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अब उसके बाद फिर ये एंटर कहां करेगा, इधर इस्थमस में। कहां आ जाएगा, यूटरस। यानी कि हमने कहा कि ओविडक्ट पर इसका काम क्या होगा बेटा, मूवमेंट ऑफ ओवम। काम क्या है, मूवमेंट ऑफ ओवम। तो ओवम का जो मूवमेंट है ये टुवर्ड ओवरी हो रहा है या टुवर्ड यूटरस, टुवर्ड यूटरस। अब मुझे बताएंगे ह्यूमन के केस में ओवम मोटाइल है या नहीं? ओवम मोटाइल है कि नहीं? ह्यूमन के केस में ओवम स्टेशनरी है कि नहीं? हाँ स्टेशनरी है, अपनी जगह पे थोड़े रुका है। ये देखो सबसे पहले इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर कहां गया, स्थमस। क्या ओवम मोटाइल है, हाँ या नहीं? क्या ओवम मोटाइल है? क्यों मोटाइल नहीं है, क्योंकि ओवम खुद से चल नहीं सकता, तो इसलिए मोटाइल नहीं है। क्या ओवम स्टेशनरी है, नो। क्या ओवम स्टेशनरी है, नहीं। ये ओवम फेलोपियन ट्यूब में एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, ये लगातार मूव कर रहा है। तो ह्यूमन के केस में ओवम ना तो मोटाइल है ना ही स्टेशनरी है। ओवम, ह्यूमन के केस में जो ओवम है वो ना तो बेटा मोटाइल है और ना ही स्टेशनरी है। दोनों में से कोई भी वर्ड अपन इसके लिए यूज नहीं करते। तो याद रखेंगे कि यहां पर ये जो ओवम है ये ओवम क्या रहेगा, ना मोटाइल है और ना ही स्टेशनरी है। सिलियरी के बाद अगला आप ले लें तो हमारे अंदर मेन टाइप में कौन आ जाएगा, मस्कुलर। हमें अपने अंदर ज्यादातर जो मूवमेंट है ये बेटा कैसे दिखाई देते हैं, मस्कुलर। जैसे कि हमारे अंदर जॉ मसल का मूवमेंट, मस्कुलर का एग्जांपल। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, मस्कुलर। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का मूवमेंट यानी कि पेरिस्टल्सिस, मस्कुलर। ब्रीदिंग मूवमेंट, मसल्स काम आए। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मसल्स काम आया। जब आपने यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के पास करने की बात की तो डेट्रूसर मसल यानी स्मूथ मसल काम आई। तो मेजॉरिटी ऑफ मूवमेंट हमारे अंदर कौन है, मस्कुलर। अब इसके बाद जब एनसीईआरटी बेटा मसल शुरू करती है, वहां शुरू की 3-4 लाइन में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी एक और टाइप के बारे में बात करती है, और ये वाला टाइप कौन सा हो गया, फ्लैजिलर। तो देखो मेन टाइप बेटा कितने, 3। कौन कौन से, अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। मेन टाइप कितने हुए, 3। अमीबॉइड, सिलियरी और मस्कुलर। एक और टाइप कौन सा हो गया, फ्लैजिलर। फ्लैजिलर मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लैजिलर मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ये मूवमेंट किसकी वजह से, फ्लैजिला। फ्लैजिला का नंबर एक होता है कि अनेक, एक। जनरली फ्लैजिला का नंबर सेल्स के पास एक या दो ही होता है, यानी कि फ्लैजिला का नंबर बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो मूवमेंट कौन करा रहा है, फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिलर में पहला एग्जांपल एनसीईआरटी स्पर्मेटोजोआ लेती है। पहला एग्जांपल क्या लिया, स्पर्मेटोजोआ। यानी कि क्या स्पर्मेटोजोआ मोटाइल है, यस स्पर्मेटोजोआ मोटाइल है। तो स्पर्म में मूवमेंट किसके थ्रू होता है, फ्लैजिला। फिर अगला एनसीईआरटी बेटा लेती है अबाउट कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। कैनाल सिस्टम होता है स्पंजेस में, कौन बहादुर बालक बताएगा इसका दूसरा नाम क्या होता है कैनाल सिस्टम का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम की ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट की वेस्कुलर। कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। चाहो तो पेज नंबर 48 पे आ सकते हैं। आपको पता है कैनाल सिस्टम में जैसे मान लो अगर ये बेटा एक स्पंज है, ये क्या है, एक स्पंज हुआ। ये जो हमारे पास स्पंज है, इस स्पंज के अंदर हमने कहा कि कई सारी ओपनिंग पाई जाती हैं। ये जो कई सारी ओपनिंग है, इन कई सारी ओपनिंग्स को अपन नाम क्या देते हैं, ऑस्टिया। क्या कहा जाता है, ऑस्टिया। यहां जो सेंट्रल कैविटी है इसका नाम
स्पंजोसील, इसका नाम क्या रहेगा? स्पंजोसील। ऊपर जो ओपनिंग है इसका नाम ऑस्कुलम। तो ऑस्कुलम का नंबर कितना होता है? एक। ऑस्टिया का नंबर अनेक, कई सारे ऑस्टिया होते हैं। यहां जो स्पंजोसील है, इस स्पंजोसील को लाइन करते हुए कौन सी सेल पाई जाती है? कॉलर सेल, याद है? कॉलर सेल का दूसरा नाम बताओ? क्वेनोसाइट। तो यहां पर इसको लाइन करते हुए पाई जाती है कॉलर सेल या क्वेनोसाइट। तो आपने कहा कि यहां पर ये वाली जो सेल है इसका नाम क्या है? कॉलर सेल। अब देखिए, बाहर से जो वाटर है ये कहां से आएगा? ऑस्टिया के थ्रू। कहां से आया? ऑस्टिया के थ्रू। फिर यहां स्पंजोसील में पहुंचेगा। स्पंजोसील से बाहर किसके थ्रू जाएगा? ऑस्कुलम। तो वाटर बाहर किससे गया? ऑस्कुलम के थ्रू। तो यहां ये जो वाटर का फ्लो है, इस वाटर के फ्लो को कौन क्रिएट करता है? तो ये जो कॉलर सेल है, इन कॉलर सेल पे बेटा मौजूद होता है फ्लैजिला। कॉलर सेल पे क्या रहेगा? फ्लैजिला होता है। यानी कि कॉलर सेल की स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसी होती है कि ये यहां फ्लैजिला एक मौजूद है। अब ये कॉलर सेल का ये जो फ्लैजिला वाला पार्ट है ये बेटा अंदर की तरफ है, तो इसके फ्लैजिला बीट करेंगे। फ्लैजिला के बीट करने से अंदर से जो पानी है वो कहां जाता है? बाहर की तरफ। जितना ज्यादा पानी अंदर से बाहर की तरफ जाता जाएगा, बाहर से उतना ही ज्यादा पानी अंदर की तरफ आता जाएगा। तो ये जो वाटर का मूवमेंट था, जो कि स्पंजेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये स्पंजेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। गैदरिंग ऑफ फूड इसका काम है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज काम है, रिमूवल ऑफ वेस्ट इसका काम होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट में भी ये काम आता है। तो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार जो सिस्टम है, वो सिस्टम कौन करा रहा है? यहां पे सारा चीज अरेंजमेंट फ्लैजिला ने कराया। तो फ्लैजुलर मूवमेंट का एक एग्जांपल क्या हुआ? कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस, जो किसके अंदर पाया जाता है? स्पॉन्जेस में। और इस कैनाल सिस्टम का दूसरा नाम क्या था बेटा? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ध्यान रखना, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इकाइनोडर्मिटा में, जबकि पॉरीफेरा के अंदर कौन सा रहेगा? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। एक बार इसमें से जितना लिखना हो लिखो, फिर इससे आगे बढ़ा जाए। इससे पीछे वाली स्लाइड। स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म का मतलब है, स्ट्रीम का मतलब होता है प्रवाह, ठीक, यानी कि बहना। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक जगह पे रुका नहीं रहता है, प्रोटोप्लाज्म लगातार सेल में इधर से उधर बहता रहता है, इसी को कहा गया है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सेल का प्रोटोप्लाज्म एक जगह रुका नहीं रहता है। नहीं आता? इसी चैप्टर में पढ़ो ना, एनसीईआरटी ने लिखा है लोकोमोशन। वहां नहीं, वहां ये लिखा है पॉलिप सेसाइल होता है, ये नहीं लिखा कि हाइड्रा सेसाइल है। और हाइड्रा पॉलिप का एग्जाम्पल है, पर हाइड्रा में लोकोमोशन होता है, ये एनसीईआरटी ने पेज नंबर 302 पे लिखा है। तुमका इसको काट काय को दिए? ये बेकार चैप्टर। अच्छा, क्या बेटा? डायपेडेसिस अपन ने कहा कि जो डब्ल्यूबीसी है इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है डायपेडेसिस की, यानी कि ये ब्लड वेसल के अंदर बाहर मूव कर सकती है। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं डायपेडेसिस। तो ये डायपेडेसिस किसकी वजह से हो पाता है? क्योंकि इनके अंदर अमीबॉइड मूवमेंट है, सिर्फ डब्ल्यूबीसी में। क्या बेटा? नहीं, लिम्फ तो इसलिए बना था क्योंकि ब्लड कैपिलरी का प्रेशर ज्यादा था, तो ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट पीछे रह गए, ज्यादातर प्लाज्मा चला गया बाहर।
ब्लड कैपिलरी से जो WBC चली जाती है टिश्यू स्पेस में, वो डायपिडेसिस की वजह से। चलो एक काम करते हैं, आज यहां तक रखते हैं, इससे आगे अब बात करते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल अपन स्टार्ट करते हैं कि ह्यूमन में मसल्स के बारे में क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। डन।